ठीक है। अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं हम लोग। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो है सबसे ठंडा है, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, मतलब सबसे ठंडा, सबसे सूखा, पवन चलने वाला कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर हमेशा पवन चलती रहती है। और ये पूरा कॉन्टिनेंट स्नो से भरा होने से ये कॉन्टिनेंट व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप से भी नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है कि ये बर्फ से जमा हुआ होने के चलते इसका दूसरा नाम फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ना कुछ अवधारणा बनी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम समय के साथ साथ जब क्या हुआ कि लोग लगा, सबसे पहले जो टोलमी साहब थे उन्होंने ये बात दिमाग में डाला सबके अंदर में कि जो अफ्रीका है वो भी उत्तरी अफ्रीका और एशिया और यूरोप, ये तीनों का कोई ना कोई, ये तीनों कॉन्टिनेंट को कोई ना कोई बैलेंस करने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास कोई ना कोई एक बहुत बड़ा चंक सा, ठीक है, जमीन का टुकड़ा जरूर होगा। तब यही से कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठ गया कि कोई ना कोई एक वहाँ पर एक लैंड का टुकड़ा होगा। तो जब कार्टोग्राफर आए उसके बाद, तो जितने भी कार्टोग्राफर आए, जितने भी मैप बनाते थे, तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप को वहाँ पर बनाते थे काल्पनिक, ठीक है, किसी ने कोई ने देखा नहीं था। तो इसी तरह से ये प्रचलित होता चला गया, कई सालों तक चला। और ये कई सालों तक चलना भी बहुत बड़ी बात, ये चलता रहा, इसको कोई मतलब कोई रोका भी नहीं। ये तो रुका कर जब 1773 में जब जेम्स कुक जब आए, तब उन्होंने बताया कि हाँ कि मतलब 1773 में, लेकिन जेम्स कुक जब आए थे अंटार्कटिका के पास जरूर आए, लेकिन अंटार्कटिका के पास पहुंचे नहीं थे। तब से लोगों को लगा कि दिमाग में कि वहां पर एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, तो लोग को दिमाग में लोग समझ में आया कि वहां पर सही में है, नहीं तो काल्पनिक तौर पे लोग बनाते थे। तो सबसे बड़ा जो श्रेय जो जाता है कि भाई अंटार्कटिका पहुंचने के लिए सबसे पहले अंटार्कटिका को किसने खोजा, तो श्रेय जो जाएगा वो कोई और नहीं, दो रूसी खोजकर्ता के नाम पे जाएगा, फेबियस और लाज़ारेव, ठीक है। फेबियस जीवी, अगर इसका पूरा नाम बताएं तो फेबियस जीवी बेलिंगशॉसेन नाम है इनका, और लाज़ारेव का नाम पेट्रोविच लाज़ारेव। तो ये दोनों जो खोजकर्ता थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। फिर क्या हुआ कि जब ये डिस्कवर हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग आने लगे, तो इस कॉन्टिनेंट को लोग दिमाग में आया कि हम इसको, इस कॉन्टिनेंट को, इस महाद्वीप को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि देश पूरी दुनिया के फायदे के लिए पहुंचा है, इस्तेमाल हो, ये पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, शांतिपूर्वक के लिए इस्तेमाल हो। यही कारण है कि 1959 के आसपास लोग आए, 12 कंट्रीज आए और एक ट्रीटी किया कि यहाँ पर कुछ भी हो, हम यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर एक्सपोजर नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यहाँ पर माइनिंग नहीं करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे रिसर्च जो पूरे ह्यूमन काइंड को बेनिफिट पहुंचा सके, पूरी इंसानियत को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो इस तरह का लोग में आने लगा, जब चेतना आई, तो इस कॉन्टिनेंट को हम लोग उसी तरह से बचा लिए। नहीं तो क्या होता कि यहाँ पर भी लोग माइनिंग करते, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराते, न्यूक्लियर एक्सपोजर के लिए इस्तेमाल किया करते, न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको यहाँ पर डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल करते। तो ये सबसे बचा लिया गया है। फिर समय के साथ साथ बहुत सारे लोग आए और यहाँ पर रिसर्च करना शुरू किए। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में भी आता है कि सबसे पहले जो यहाँ पर पहुंचने वाला कौन था अंटार्कटिका में, तो एमंडसन साहब थे। और अगर कहा जाए कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला कौन था, तो भी एमंडसन थे, एमंडसन साहब, जिनको हम लोग एमर्सन लिखते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर एमंडसन, MELDSON, इसी को एमंडसन लिखते हैं। भारत के लोग में से सबसे पहले पहुंचने वाला अंटार्कटिका के पास कौन था, तो वो कोई और नहीं, रामचरण थे।
रामचंद्र। और इस 100 पोल पर पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत को नाम था, उस आदमी का नाम था गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही। ऐसे हम इसको मिटा ही देते हैं। गिरिराज सिरोही था। तो इरेज, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, क्या जी हाथ 2 बार आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से हटाते हैं इसको, फिर हम लोग पेन पे जाएंगे। अरे भाई कहाँ चला गया? इंक में जाके रेड पेंट कर देते हैं, इसको रेड पेंट कर दिया। अब हमको पता चलना चाहिए गिरिराज सिरोही था, ठीक है। तो गिरिराज सिरोही सबसे पहले भारतीय पहुंचने वाले। जब यहाँ पर लोग रिसर्च सेंटर खोले तो इंडियंस भी आए और यहाँ पर रिसर्च सेंटर खोला। इंडियंस रिसर्च सेंटर खोल रहे थे। सबसे पहले जो इंडियन का रिसर्च सेंटर जो था वो सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिण गंगोत्री कब खुला था? 1983 के आसपास, 1983 के आसपास। और इसके बाद क्या हुआ, एक और 1989 में हम लोग मैत्री नाम था एक, हम लोग रिसर्च स्टेशन खोले 1989 में। तो ये है दक्षिण गंगोत्री का, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री का टाइम पीरियड 1983। 1989 में हम लोग मैत्री नाम का रिसर्च सेंटर खोले। फिर क्या हुआ कि 2011 में हम लोग एक रिसर्च सेंटर खोले जिसका नाम भारतीय, ठीक है। तो ये दो जो है, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों अभी भी वर्केबल है, मतलब अभी भी काम कर रहा है ये, ठीक है। ये दक्षिण गंगोत्री खत्म हो चुका है, ये दो जो है मैत्री और भारतीय अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अभी जो सबसे अच्छा जो वर्क जो कर रहा है वो भारतीय है। ये हुआ। फिर क्या हुआ कि ये कॉन्टिनेंट के बारे में कहा जाता है कि कॉन्टिनेंट जो है 2200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, ठीक है। तो ये मतलब सबसे हाईएस्ट, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि मतलब क्या मतलब है कि जो कॉन्टिनेंट है इस तरह से बहुत यूनिक है इन देयर कैरेक्टर्स। ये बहुत एक तरह का अलग तरीका का एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम लोग आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं क्या कि जो मतलब पूरा का जो पूरा आइस से भरा हुआ है, तो 98% जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है उसमें सिर्फ 2% ही आसपास है जो जमीन का टुकड़ा पाया जाता है, नहीं तो पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। और यहाँ पर इतना ठंडा पड़ता है, इतना कि यहाँ पर मतलब आदमी यहाँ रह नहीं सकता। यही कारण है कि जो रिसर्च के लिए आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर साइंटिस्ट और उसके स्टाफ होते हैं, और वो भी 30 कंट्री के आसपास के लोग जो साइंटिस्ट रिसर्च के लिए आते हैं वो 30 कंट्री के आसपास के होते हैं। और जो विंटर के समय और समर के समय भी इन लोगों को जो पॉपुलेशन है वो भी वेरी करता है। समर के समय थोड़ा इन्वायरमेंट कंडीशन सही हो जाता है तो लोग कम से कम वहाँ 5000 पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे विंटर पड़ता है इन्वायरमेंट थोड़ा सा सख्त हो जाता है, क्लाइमेट थोड़ा सा सख्त हो जाता है, जिसके चलते बहुत ठंडा पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर पॉपुलेशन भी 1000 के आसपास हो जाता है। तो यही है कि अंटार्कटिका बारे में कहा जाता है कि अंटार्कटिका एक बहुत विचित्र तरह का कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर जो मतलब जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, शीतानुकूलित जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह का यहाँ मतलब इन्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसके जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कभी CSE में पूछता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछता है
कि जो कौन सा माउंटेन है जो अंटार्कटिका को 2 पार्ट में बांटता है। ऑप्शन देता है क्यूस माउंटेन, इस तरह का। लेकिन आप लोग जानिए कि जो माउंटेन पर्वतमाला जो है वो जो अंटार्कटिका को जो 2 भाग बांटता है वो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला है, जिसे जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है। तो यहीं पर क्या है, इसको अभी तो ये जो क्यूस माउंटेन के बारे में कहा जाता है कि ये क्यूस माउंटेन है जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन का ही पार्ट है। तो ये हमको जानना जरूरी है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन का ही पार्ट है। तो ये क्या है कि यहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो है यहाँ पर है। तो ये जो माउंटेन है, ये जो मतलब कहते हैं, ये सब जो क्यूस माउंटेन देखिए यहाँ पर क्यूस माउंटेन है, तो ये इसी का पार्ट है, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन का ही पार्ट है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसे नहीं कि कभी क्वेश्चन में आ जाए ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंज है वो बांटता है या क्यूस माउंटेन बांटता है। तो हम लोग जानेंगे कि क्यूस माउंटेन भी बांटता है और ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन पर्वतमाला भी बांटता है। तो ये भी जानना जरूरी है। फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट विंसप है, और इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, विंसप मैसिव। ये जो है इसका जो मतलब लंबाई है, जिसका जो हाइट है 4892 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। और ये जो मतलब अगर कहा जाए कि दक्षिणी ध्रुव से कितना दूर पे है, तो दक्षिणी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सब हमको जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह का ये इन्वायरमेंट है, इसमें पाया जाता है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, कितना माउंटेन रेंजेस है, कितना यहाँ पर किस तरह क्लाइमेट है, यहाँ पर कौन कौन जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमको जानना जरूरी है। तो यही सब चीज़ पढ़ने के लिए, और फिर हम बताएंगे कि ये मतलब जो ट्रांस अंटार्कटिका जो माउंटेन, ये जो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका का जो मतलब पूरा क्षेत्रफल है ये भी वैरी करता रहता है, ये भी चेंज होता रहता है। ठंडा में कुछ इसका मतलब चेंजेस कुछ अलग है, और जैसे ही गर्म होता है, गर्मी आती है तो इसका चेंजेस कुछ अलग हो जाता है। यही कारण है कि इसको गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपना इसका शेप चेंज होते रहता है विंटर और समर आने से। जैसे विंटर आया तो पूरा बर्फ ढक गया, जैसे समर आया बर्फ पिघल गया, जिसके कारण इसका नाम गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब चीज जानना जरूरी है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मतलब पूरा एरिया जो है पूरा एरिया जो है 1,40,00,000 किलोमीटर आसपास पूरा एरिया से घेरा हुआ है। अगर हम उसको कहें कि 14 मिलियन किलोमीटर आसपास पूरा, अगर हम मिलियन के भाग में बोलेंगे तो 14 मिलियन किलोमीटर के आसपास इसका एरिया होता है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो अगर सही में अगर बर्फ की सिल्ली जितनी इसमें बर्फ जो है, अगर बर्फ को हटा दिया जाए तो ये जो कॉन्टिनेंट है, ये दुनिया का जो अभी 5वां नाम से जाना जाता है, दुनिया का 7वां सबसे छोटा कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाएगा, सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से। सिर्फ बर्फ के ढके होने के चलते ये इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर बर्फ हटा दिया जाए तो ये दुनिया के सबसे छोटा कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाएगा। ये सब चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे टॉपिक बाय। फिर क्या होता है कि जब ये सब हो चुका है तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर इसका मतलब क्या क्या है। रोस, जब यहाँ पर इसका नाम क्यों पड़ा, रोस आइलैंड, रोस पर्वतमाला, रोस सागर, तो ये सब हमको जानना बहुत जरूरी है। ये सब भी बताएंगे आगे चल के। अब देखिए, हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग जानेंगे कि क्यों अंटार्कटिका को हम लोग अपोजिट टू आर्कटिक बोलते हैं। फिर इसका अंटार्कटिका का नाम रखने वाला कौन था? अंटार्कटिका का जो नाम रखने वाला था उसका नाम जो था जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू।
जॉन, जॉर्ज, बार्थलो, हटाना पड़ेगा, न्यू जाते हुए है यहाँ पर ये नहीं लगेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे रब्बा के पास, इरेज, यहाँ पर ये नहीं होगा, बार्थलो न्यू। तो ये हमको जानना चाहिए था। फिर क्या हुआ कि हम लोग ये जानेंगे तो ये जो थे, ये बार्थलोम्यू, ये एक कार्टोग्राफर थे, उन्होंने ये नाम दिया था, जो स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड में थे। तो ये हम लोग जान गए। फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो मतलब जब ये नामकरण हो गया, इसका नामकरण कैसे हुआ कि इसका अंटार्कटिका नाम पड़ा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अंटार्कटिका ऑपोजिट टू आर्कटिक को हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं। ऑपोजिट टू आर्कटिक मतलब आर्कटिक के जस्ट उल्टा जो क्षेत्र है, जहाँ पे आर्कटिक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में, तो उसी पोजीशन पर जब हम दक्षिणी गोलार्ध पर देखते हैं तो हम लोग उस पोजीशन को कहते हैं, जस्ट उल्टा पोजीशन है उत्तरी गोलार्ध का, तो हम इसीलिए इसे नाम, ठीक है, ऑपोजिट टू आर्कटिक कहते हैं। मतलब आर्कटिक के जस्ट ऑपोजिट में रहने वाला जो लैंड है उसको हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बता चुके हैं कि 1773 के आसपास जेम्स कुक साहब आए थे, उन्होंने डिस्कवर अंटार्कटिका को नहीं डिस्कवर किया, आसपास के एरिया को डिस्कवर कर चल गए। फिर चार्ल्स विल्किस नाम के आए और उन्होंने डिस्कवर किया 1840 में, लेकिन 1820 में ही लोग आ चुके थे, जिसका हम बता चुके हैं लाज़ारेव और फैबियंस के बारे में। तो ये तो 1840 से ये ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट के हैं, तो ये मतलब उनकी बात को वैल्यू नहीं देते हैं। तो हम लोग क्योंकि यहाँ का दबदबा क्या है कि यहाँ पर जितने भी हैं, मतलब जितने भी हम लोग पढ़ते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं मैक्सिमम जो है। तो ये चीज़ है कि मतलब उन क्या होता है कि रशियंस की उतना हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें क्या है कि हमें जानना है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है। ये इसके कारण है कि हम लोग को सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। अंटार्कटिका के बारे में जानेंगे। फिर अंटार्कटिका क्या है कि जो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो इसका जो एरिया है, ठीक है, अंटार्कटिका का जो पूरा एरिया है, एक बार देख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, रबर से अभी पूरा डिलीट कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा एरिया यहाँ पर देखिए, ये जो है ये पोजीशन, अगर ये देखते हैं तो देखिए पूरा कि पूरा का पूरा जो है ये जो ब्रीथ है, ये जो ब्रीथ आप नजर आ रहा है, जो लैंड टुकड़े टुकड़े में मतलब, ठीक है, इस तरह से है, आधा ऐसे है। तो इस पूरे एरिया के अंदर ही मैक्सिमम जमीन इसका आ जाता है, थोड़ा सा जो जमीन है वो बाहर आता है। तो ये जो ब्रीथ है, इसे हम लोग अंटार्कटिका ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। इसी में पूरा का पूरा जमीन अंटार्कटिका का आ जाता है, इस पोर्शन को छोड़कर, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि मतलब अंटार्कटिका पूरा का पूरा मैक्सिमम होली कहा जाए तो अंटार्कटिका ब्रीथ के अंदर में आग कवर हो जाता है। फिर इस जमीन के बारे में कहा जाता है इसका जो कितना एरिया है कवर करता है पूरा वर्ल्ड के लेवल पर, या मतलब किस तरह से इसका एरिया के बारे में अगर हम सही तरीके से अगर पता लगाएं तो आप जानते हैं कि अगर हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो समझना हमको है तो यहाँ से देखिए, अगर हम अर्थ बना दिए और 2 भाग बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को अगर 5 इक्वल पार्ट बांटेंगे हम लोग, 5 इक्वल पार्ट में बांट दिए, ये क्या हो रहा है, ऐसे कर दे रहे हैं, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट बीच में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट हो जाता है। अब 5 भाग बांट दिए। अब क्या हो कि अगर हम 1 इक्वल पार्ट दक्षिणी गोलार्ध का अगर लेते हैं, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध का ये जो इक्वल पार्ट है, अकेला एरिया, ठीक है, हम इसको अंटार्कटिका कहेंगे। अंटार्कटिका अकेला ये पूरा एरिया को कवर करता है।
कहने मतलब कि अगर साउथ दक्षिणी गोलार्ध को अगर 5 इक्वल भाग बांट देंगे तो अकेला जो पार्ट है, एक अकेला पार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ 5 में से एक अकेला अंटार्कटिका एरिया कवर करेगा। इतना बड़ा है, मतलब 20% ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का 20% अकेला अंटार्कटिका कवर करता है। तो ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पता लगाने के लिए भाई जमीन कितना होता है, 1 करोड़ 40 लाख बोल देना, किलोमीटर स्क्वायर बोल दिए, लेकिन हम उसको अगर सही एग्जैक्ट पॉपुलेशन मतलब जानना हो कि मतलब भाई फिगर क्या है, अगर हम इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सके तो कैसे करेंगे, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लेते हैं हम लोग तो हम लोग को आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करने में खास करके जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, आपको सबकी सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है कि आपको आगे जाकर बहुत फायदा करता है। हर चीज को मतलब आप हर चीज को माइन्यूटली सोच सकते हैं। तो ये सब चीज है। अब यहाँ पर देखिए, आप इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रिज से निकल गया है, तो ये जो है एक तरह का पेनिनसुला है, पूरा इधर पूरा पानी से घिरा हुआ है। और ये जो जमीन है मैक्सिमम यहाँ पर जो है पूरा कोस्टल एरिया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही जमीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें अंटार्कटिका, ये तो पूरा 98% पूरा बर्फ से ढका हुआ है। फिर अगर इस मोटाई देखते हैं, ठीक है, अगर हम मोटाई से देखेंगे बर्फ की सिल्ली का, तो कम से कम 2 किलोमीटर आसपास, मतलब 1.9 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब मोटाई है। इससे पता चलता है कि कितना ये मतलब कितना मजबूती है, कितना ऊंचा है, इससे भी पता चलता है। तो ये चीज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। आज को हम लोग कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कंटिनेंट हम बता चुके हैं। व्हाइट कंटिनेंट क्यों कहते हैं, फ्रोजन कंटिनेंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ, पूरा बर्फ से जमा हुआ है, ठंडा है, ड्राइएस्ट है, शुष्क है, विंड हमेशा पर, ठीक है, हवा चल रही है, पवन चलते रहती है इस कॉन्टिनेंट में। ये कारण है कि इसको हम लोग कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट और व्हाइट कंटिनेंट इसलिए कहते हैं कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बता चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर, या हम इसको कह देते हैं 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन पॉपुलेशन आप जानते हैं कि 1000 है। ठीक है, तो 1000 कब है, जब ये विंटर आता है तो 1000 हो जाता है, और जैसे समर आया, इसका पॉपुलेशन थोड़ा सा इन्वायरमेंट सही हुआ तो पॉपुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब पहले बता चुके कि माउंट विंसन मैसिव, इसको माउंट विंसन भी कहा जाता है, और दूसरा नाम विंसन मैसिव के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र मतलब सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंटार्कटिका का यही है, जो 4892 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, ऊपर है। फिर बेंटले सबग्लेशियर ट्रेंच जस्ट इसके थोड़ा दूरी पर है। ठीक है, ये मतलब खाई जो है लोवेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड तो अंटार्कटिका का, ये बेंटले सबग्लेशियर ट्रेंच है, जो 2499 मीटर समुद्र तल से नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या होता है कि हम बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। बाउंड्री क्या है अंटार्कटिका का, जो रफली कहा जाए कंटिनेंट तो आपको बता चुके हैं कि मतलब सेंटर में इसको क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, सदर्न, और इसको 3 तरफ से, ठीक है, सॉरी कहां से ले हम लोग, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ओशियन से ढका हुआ है। देखिए यहां पर एक तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है, दूसरा सदर्न ओशन है, नीचे तीसरा यहां पर अटलांटिक ओशियन है, जो यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। अगर इसको मैप देखेंगे तो यहां पर एक, ठीक है, यहां पर दक्षिणी अमेरिका है, और यहीं पर पैसेज है, ड्रेक्स पैसेज,
जिसको हम आज फिगर में दिखाते हैं कि वहां पर ड्रेक्स पैसेज है जो नॉर्दर्न अमेरिका साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिकी और इसको दोनों को ड्रेक्स पैसेज बांटता है, अलग करता है। वो भी उसका मैप भी हम आपको दिखाएंगे इस, ठीक है, इसी मतलब पढ़ाते वक्त दिखाई देते हैं अभी तुरंत ही। दिखा देते हैं तो ठीक रहेगा। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये है साउथ अमेरिका और ये है अंटार्कटिका, और दोनों के बीच का जो है ड्रेक्स पैसेज दोनों को अलग करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जानना है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ चला गया भाई? ठीक है, अब क्या है कि ये जो मतलब पूरा सब साइड से सदर्न ओशन से घिरा हुआ है। अब यहाँ सदर्न ओशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट ही, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सदर्न अटलांटिक ओशियन, वो पार्ट इसको घेर रहा है। फिर जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का सदर्न पार्ट ही इसको घेर रहा है। सदर्न ओशन तो सदर्न एशियन है, तो यही कारण है कहा जाता है कि सदर्न ओशियन से घिरा होता है चारों तरफ से। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वेडल सी है, रोज सी है, ये सब क्या होता है कि एक तरह का बे बनाता है। बे मतलब होता है खाड़ी, गल्फ की तरह होता है, ठीक है। तो ये गल्फ से थोड़ा सा बड़ा होता है, बे छोटा होता है, ये सब, ठीक है। तो ये हम आगे बताएंगे। तो एक तरह खाड़ी बनाता है, इसको हम पिक्चोरियली देख लें तो ठीक रहेगा। देखिए, ये जो है क्या होगा, F5 ठीक है। ये देखिए, ये जो पूरा है ये बेडल सी का है। ये देखिए, ये बेडल सी है, बेडल सी है जो बेडल सी यहां पर वे बना रहा है। यहीं पर रोज सी भी यहां पर खाई बना रहा है, खाई नहीं सॉरी, यहाँ पर गल्फ बना रहा है, खाड़ी बना रहा है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका नाम हम पता लगाएंगे, इसका नाम रोस क्यों है, ठीक, रोस आइलैंड सेल्फ क्यों यहाँ पर नाम पड़ा, ठीक है। ये भी बताएंगे कि एल्बस और ये सब क्या मतलब इसको नाम क्यों पड़ा। यहाँ पर एल्बस माउंटेन है जो वोल्केनिक माउंटेन है, तो ये सब भी हम बताएंगे, लेकिन आगे के चलकर, अभी नहीं। और नाम भी बताएंगे कि ऐसा क्यों नाम रखा गया, यहाँ पर रोज क्यों है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आइसेल्फ जानेंगे। आइसेल्फ क्या होता है, आइसेल्फ के बारे में जानना जरूरी है। आइसेल्फ होता क्या है कि जो पानी के ऊपर जो बर्फ का जो सिल्ली जो, ठीक है, बर्फ को जो सिल्ली है उस जो चलता होता है, ठीक है, तो उसको नाम हम लोग क्या नाम रखते हैं, आइसेल्फ बोलते हैं। तो आइसेल्फ यहाँ पर तीन तरह के पाए जाते हैं।
यहाँ पर भी आइस शेल्फ है, जो पानी के बर्फ का सिल्ली है। यहाँ पर एमरी आइस शेल्फ पाया जाता है। यहाँ पर रोनी आइस शेल्फ पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है रोनी आइस शेल्फ। यहाँ पर रोनी आइस शेल्फ पाया जाता है। यहाँ पर रोस आइस शेल्फ है। तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, और ये हम लोग अब क्या होता है कि हम कंटिनेंट की जान लिए कि मतलब क्यों मतलब यहाँ पर लोग पॉपुलेशन कम रहता है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर लोग आसानी से जीवन यापन कर सके। और हम बता चुके हैं कि 30 कंट्री के साइंटिस्ट और उसका स्टाफ यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को जानना है। फिर ये भी जानना है कि इस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारा कंट्री जो है क्लेम किए, लेकिन ये तो मतलब किसी तरह से क्लेम किए हैं कि मतलब ये पार्ट मेरा है, ये पार्ट मेरा है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। अंटार्कटिका वुड हैव बीन स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। अगर हम इसको कह दिए कि अगर आइस शीट जो अगर हटा दिया जाए तो आपको बता चुके हैं कि मतलब ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो जाता है। यहाँ पर जो फिजिकली, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये जो फिजियोथेरेपी है बाबू, ये फिजियोथेरेपी नहीं हो सकता, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल। ठीक है। तो ग्लोब मैक्स इसको मतलब आप बता चुके हैं कि ये यूनिक टाइप का कॉन्टिनेंट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट है। तो ये जो महाद्वीप है ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग टाइप का कॉन्टिनेंट है। तो इसका बहुत सारे मेन फीचर्स है जो हम लोग आगे अभी तुरंत डिस्क्राइब करेंगे। अंटार्कटिका आइस शीट के बारे में कहा जाता है। अगर हम कहा जाता है कि आप लोग जानते हैं कि जो आइस शीट है पूरा बर्फ से ये 98% ढका हुआ है। फिर क्या होता है कि जब समर आता है ये 3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया हो जाता है। और जैसे ही ये मतलब विंटर आता है तो 19 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आइस के आसपास बढ़ जाने के चलते यहाँ पर ये एरिया बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है कि कम से कम 10 से 100 मीटर के आसपास, यह 10 से मतलब 1 मीटर या 100 मीटर के आसपास, 10 से 1000 मीटर आप ले सकते हैं यहाँ पर तो कि 10 से 1000 मीटर के एबव मतलब क्या होता है कि हर साल खिसकता रहता है। धीरे 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 बर्फ की जो सिल्ली है वो खिसकता रहता है और वो अंदर से अंटार्कटिका के अंदर से आइस शेल्फ जो है वहाँ पर जो खाई है वहाँ पर जाकर वो बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो है ये पूरा जो है यहाँ पर बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो आइस शीट से भरा हुआ है। यहाँ पर 3 तरह के माउंटेन रेंज पाया जाता है। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज है, सेंटिनल माउंटेन रेंजेस है, एंटार्क्टिक माउंटेन है, एंटार्क्टिक माउंटेन है। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन हमारे बता चुके हैं कि ये माउंटेन जो है ये दो भाग में बांटता है अंटार्कटिका को, लेसर अंटार्कटिका और ग्रेटर अंटार्कटिका। लेसर अंटार्कटिका क्यों कि ये मतलब जो इस एरिया 2 भाग बांटता है वो एक छोटा सा अंटार्कटिका होता है जो कि हम अभी देख लेते हैं उसको पिक्चर में। देखिए अंटार्कटिका को जब बांटते हैं यहाँ पर इसको पूरा, तब जब अंटार्कटिका को बांटता है तो ये देखिए ये जो पोर्शन है ये छोटा सा पोर्शन, ये वेस्टर्न अंटार्कटिका है, ये छोटा है पूर्वी अंटार्कटिका। और ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन जो है ये ईस्टर्न अंटार्कटिका है जिसे हम लोग ग्रेटर अंटार्कटिका कहते हैं। तो ये जो है 2 भाग बांटता है। तो यही है कि छोटा अंटार्कटिका, बड़ा अंटार्कटिका, लेसर अंटार्कटिका, ग्रेटर अंटार्कटिका, ठीक है, पश्चिमी अंटार्कटिका, पूर्वी अंटार्कटिका। तो पूर्वी अंटार्कटिका जो बड़ा है, पश्चिमी अंटार्कटिका छोटा है, इसलिए इसको कहता है लेसर अंटार्कटिका, इसको कहा जाता है ग्रेटर अंटार्कटिका। यही है। इसको कौन बांटता है? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन रेंजेस, ट्रांस अंटार्कटिक
पर्वतमाला। और यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि जो माउंट विंसन मैसिव है वो किस माउंटेन रेंज पर है? सेंटिनल माउंटेन रेंज पर। कहाँ पर है वो देख लीजिए, एल्सवोर्थ के पास, एल्सवोर्थ के पास जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये एल्सवोर्थ है। ये एल्सवोर्थ जो है, ठीक है, आइस जो विंसन मैसिव है, विंसन मैसिव ये जो है क्या करता है कि मतलब ये उस सेंटिनल माउंटेन रेंजेस के पास है, और सेंटिनल माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है? वो एल्सवोर्थ के पास है। तो ये चीज़ हमको जानना जरूरी है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये मतलब इसमें इस तरह माउंटेन रेंज के बारे में बता दिए, तो आगे चल के पढ़ेंगे कि लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या है कि इस लोकेशन के बारे में एक चीज़ और जानेंगे हम लोग कि जो माउंट एल्ब्रस है, एल्ब्रस, इसका जो मतलब 3794 मीटर एबव सी लेवल है, और ये मतलब एक्टिव वोल्केनो है। हमेशा मतलब क्या होता है, लावा उगलते रहता है। और इसका मतलब ये कहाँ पर है? रोज आइलैंड के पास है। इसका जो नाम पड़ा है वो आगे चल के हम बताएंगे कि इसका नाम भी क्यों इसका एल्ब्रस पड़ा है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। और ये जो है सदर्न मोस्ट, अगर कहा जाए कि सबसे मतलब जो वोल्केनो है होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पर होता है और वो एक्टिव वोल्केनो इरप्शन हो, वहाँ पर सबसे जो दक्षिणी सिरा पर होता है